फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने आपको बता रखा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग दो जगह स्टडी करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एल्केन के केस में, और फिर एक स्टडी करेंगे हम लोग NBS के केस में। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हमारे पास रिएजेंट होता है, उस वाले केस में हम लोग वहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। अब इसमें जो हमें रिएक्शन पढ़नी है उस रिएक्शन का नाम ही होता है फोटो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। हमने थोड़ा सा नेम को अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है, फोटो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। अब आखिरकार हम लोग नाम से क्या क्या मतलब समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर इस नाम में दो वर्ड है, एक तो आपके पास फोटो वर्ड है, और जो फोटो वर्ड है वो फोटोकेमिकल कंडीशन से कहीं ना कहीं लाइट से संबंधित है। और हैलोजनेशन का मतलब पता ही है आपको पास, एल्केन पर हैलोजन का ऐड होना। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, वैसे ही हैलोजनेशन क्या होगा, हैलोजन का ऐड होना। किस पर, एल्केन पर। तो कहीं ना कहीं हमारी बातों में ये दो बातें बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली हैं। और इस रिएक्शन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। यदि आपके पास कोई एल्केन है और एल्केन के पास आप कंडीशन लेके आ जाते हो X2 और HNu। देखो अब ये HNu एकदम स्पेसिफाई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन के साथ थर्मल कंडीशन भी ले सकते हैं, मतलब हीटिंग की कंडीशन भी ले सकते हैं। HNu ले या फिर हीटिंग ले, दोनों ही कंडीशन में वहां पर क्या होगा, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा है, फोटो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। तो मैंने और अच्छे से स्पेसिफाई किया है, तो मैं फोटोकेमिकल कंडीशंस की ही बात कर रहा हूं। तो हमारे पास यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, उस एग्जांपल से आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमारे पास CH4 है, और CH4 के सामने मैं यहाँ पर लिखता हूँ X2 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं HNu। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3X और साइड प्रोडक्ट आ जाएगा HX। तो मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आप इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक H हटाकर एक X आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और हमें अच्छे से पता है कि जब भी हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन, थर्मल कंडीशन या पेरोक्साइड की कंडीशन आती है तो वो क्या होते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म होगी, ये मैकेनिज्म आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होने वाली है। बात एकदम अच्छे से क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसीलिए फोटो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो मैं एल्केन को चेंज करता जाता हूं, मैं एक क्वेश्चन कुछ ऐसा लेता हूं और आपके सामने यहां पर क्या है, साइक्लो एल्केन है, और यहां पर मैं लेता हूं Br2 और यहां लिखता हूं मैं HNu। इस बार मैंने X2 को स्पेसिफाई किया है। तो आप मुझे बताओगे प्रोडक्ट क्या होने वाला है। आप बोलोगे सर एक H हटाओगे और उसकी जगह एक Br आ जाएगा। अब यहां पर जितने भी H लगे हैं वो सारे ही H क्या है, इक्विवेलेंट है, अलग अलग H नहीं है। अगर सारे ही इक्विवेलेंट H हैं तो सबकी ही रिएक्टिविटी बराबर होगी, सभी ही सेम प्रोडक्ट देंगे। तो हम लोग किसी भी H को हटाकर कोई भी X लगा सकते हैं, मतलब इस जगह पर आप X लगा दो, और X की जगह आप क्या स्पेसिफाई करोगे इस बार, Br, और साइड में आपके पास साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, HBr। क्या पॉइंट एकदम क्लियर हो रहा है किस तरीके से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अभी हम मैकेनिज्म में बाद में जाएंगे, पहले समझ लें कि हो क्या रहा है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो और एग्जांपल को जरा ध्यान से समझना। हमारे पास कुछ यहाँ पर क्या है, प्रोपेन है, और प्रोपेन के सामने मैं यहाँ पर Cl2 और HNu लेके आ जाता हूँ। ठीक है, यहां पर मैंने ये रिएक्शन लिखी है। अब आप बताओ कैसे प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले आप ये देखोगे वहां पर एल्केन में कितने तरह के H हैं, क्योंकि H को हटाकर हैलोजन आएगा। अब अगर H एक से ज्यादा डिफरेंट तरह के हो तो सवाल ये भी बनेगा कि सर कौन सा H हटाएं कौन सा H ना हटाएं। तो एक तो आप काम करो, देखो यहाँ पर जो ये वाला H है ये H डिफरेंट है, और यहाँ पर ये जो H है ये H डिफरेंट है। बाकी जो ये H यहाँ पर प्रेजेंट है वो इसके साथ क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हम बोलेंगे हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक तो ये वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और एक ये वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर आपके पास ये मेजर है और ये आपके पास माइनर है।
आखिरकार सर ये मेजर माइनर कैसे आया, थोड़ा सा वेट करो। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एल्केन में सामने वाले कितने तरह के H हैं, उसके बाद दोनों ही तरह के H को हटाकर आप हैलोजन लगा दिए। अब मेजर के लिए आपको सिंपल सा बात पता है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से संबंध होगा, तो इसको हम मैकेनिज्म में और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट दो तरीके से वेरी करता है। एक तो आपके पास वेरी करता है या तो मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट आएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। या तो मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट आएगा, मतलब सिर्फ एक ही हेलोजन हो प्रोडक्ट में। मोनो हेलोजेनेटेड का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो हेलोजन में। और या फिर आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट हो सकता है। अब इस बात को ध्यान से समझो, ये मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट, पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट, ये दोनों ही बातें डिपेंड करती हैं कि आपने किसको कितने अमाउंट में लिया है। तो मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट कब आएगा, आपके सामने यहाँ पर क्या क्या होगा, एल्केन होगा, और आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, X2 होगा इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही हेलोजन आना चाहिए प्रोडक्ट में। तो इस वाले केस के लिए आपको एल्केन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। जब आप एल्केन को एक्सेस में लोगे या सबस्ट्रेट को एक्सेस में लोगे तो वहां पर बार बार मॉलिक्यूल्स किसके मिलने वाले हैं, एल्केन के मिलने वाले हैं। तो उससे आपके पास जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें सिर्फ मोनो हेलोजन ही वहां पर प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो इस वाले केस के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपके पास एल्केन है, सामने X2 है और फिर H न्यू है, तो इस बार X2 को आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा। X2 एक्सेस में लेने से क्या होगा, X2 एक्सेस में लेने से ये होगा कि जो आपका सबसे पहले मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट आएगा वो फर्दर X2 के साथ रिएक्ट करेगा तो डाई हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट होगा। जो डाई हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट आएगा वो फर्दर X2 के साथ रिएक्ट करेगा, ट्राई हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरीके से आपके पास पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस ही बात को मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट और पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था। आपके पास ये सामने क्या है, मीथेन है, और मीथेन के सामने मैं सबसे पहले क्या लेके आता हूं, यहाँ पर Cl2H न्यू लेके आता हूं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 प्लस Cl। अब आपके पास अगर आप चाहते हो कि यही मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही सिर्फ रहे, मतलब यही में आपके पास क्या रहे, मेजर रहे, तो आपको इसको मेजर रखने के लिए यहाँ पर एल्केन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। ये तो आपके पास सबसे पहली बात हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे दूसरी बात करता हूं तो आपके पास क्या है, ये मीथेन है, सामने क्या है, Cl2 है, और फिर क्या है, H न्यू है। अब यहां पर आपके पास क्या हो जाए, CCl4 आ जाए, और CCl4 क्या होता है, पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब एक से ज्यादा हेलोजन है इस प्रोडक्ट में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट, और ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाए। तो इस वाले केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस रिएजेंट को या फिर हेलोजन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। अब हम इसी बात को समझते हैं कि आखिरकार हमारे पास यहाँ से ये पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट कैसे आया। देखो, हमें रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट से इतना ज्यादा मतलब नहीं होता, हमें सीधे मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो सबसे पहले अगर आपने CH4 के साथ Cl2 का रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले CH3Cl का फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है तो फर्दर जो Cl2 और H न्यू है इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होते हुए यहां से एक और H हटेगा और एक और Cl, मतलब एक और हेलोजन का इंट्रोडक्शन होगा, तो CH2Cl2। ऐसे ही इसी तरीके से अगर मैं फिर Cl2H न्यू लेता हूं, क्योंकि हमने ये एक्सेस में लिया है, तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, यहां से एक और H हटने वाला है, एक और Cl आने वाला है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास CHCl3। और ऐसे ही अगर हम फिर यहां से Cl2H न्यू लेते हैं तो यहां से क्या होने वाला है, एक और H हटकर एक और Cl आने वाला है। तो फाइनली आपके पास यहां पर CCl4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट के लिए एकदम अच्छे से। तो अब अगर हम थोड़े से नाम की बात करते हैं, देखिए ध्यान समझना, यहां से यहां तक ये आपके पास क्या होता है, क्लोरोमीथेन होता है।
ये आपके पास क्या होता है, क्लोरोमीथेन। ये जो होता है इसमें क्या है, 2 क्लोरीन है तो मीथेन ही, मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन के H को हटाकर आप क्या लगा रहे हो, हेलोजन लगा रहे हो। अब एक से ज्यादा हेलोजन आ जाएंगे तो डाई ट्राई यूज कर लेंगे, लेकिन है तो वो मीथेन ही, तो इसका नाम होता है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम होता है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन। और CH3 का नाम क्या होगा, आप खुद बताओगे इस बार। 3 क्लोरीन है तो ट्राई, और एक कार्बन था तो ट्राइक्लोरोमीथेन। मैं नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसका कॉमन नाम है। CH3 का कॉमन नाम क्या होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। CH3 का कॉमन नाम ही क्लोरोफॉर्म होता है। ऐसे ही हेलोफॉर्म होते हैं, नोट पे मैं यहां पर लिख देता हूं। आखिरकार हेलोफॉर्म क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। CHX3 ही कोई हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। अगर इसी ही की जगह मैं आयोडीन लेके आ जाऊं तो इसको हम लोग बोल देंगे आयोडोफॉर्म। Cl लेके आ जाऊं तो बोल देंगे क्लोरोफॉर्म। Br लेके आ जाऊं तो बोल देंगे ब्रोमोफॉर्म, और F लेके आ जाऊं तो बोल देंगे फ्लोरोफॉर्म। लास्ट बात करते हैं CCl4। तो CCl4 में इसका नाम होता है, 4 है, टेट्राक्लोरोमीथेन, और फाइनली इसका एक और नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आखिरकार CCl4 का यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सीधे यूजेस पे सवाल आ जाते हैं, तो हर एक तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो एकदम अच्छे से, कब आपके पास मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनने वाला है और कब आपके पास पॉली हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनने वाला है। अब मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन इस बार हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3, यहां पर है CH3 और Cl2H न्यू। इस बार मैं क्या करता हूं, यहां पर इस इथेन को एक्सेस में लेता हूं, तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देखा करो इस पे कितने तरह के H हैं। जब भी आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ो एल्केन का, तो सबसे पहले आपका सवाल अपने आप से होना चाहिए कितने तरह के H हैं। तो आपको पता है टोटल 6 H हैं। ये तो हो गए कितने H हैं, कितने तरह के H हैं, तो एक तरह का ये H है, ये भी 1 डिग्री H है, ये भी 1 डिग्री H है। तो आप यहां से क्या करो, अगर एक तरह का H है तो किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर इसका मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सवाल बदल दूं, सवाल हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, CH3, यहां पर CH3, और यहां पर हम ले ले Cl2 और यहां पे H नहीं, और इस बार मैं Cl2 के लेता हूं, एक्सेस में लेता हूं। अब आप मुझे बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। तो जब हम Cl2 को एक्सेस में लेंगे तो जितने भी आपके पास यहां पर H हैं, उन सभी H की जगह आपके पास क्या आने वाला है, क्लोरीन आने वाला है। तो ये आ जाएगा CCl3, और यहां पर भी आ जाएगा आपके पास CCl3। तो ये आपके पास यहां पर प्रोडक्ट आने वाला है। पॉइंट एकदम क्लियर है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कब मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनने वाला है और कब पॉली हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनने वाला है। अब हम इस रिएक्शन के एकदम मैकेनिज्म पार्ट पे आते हैं। इसका मैकेनिस्टिक ओवरव्यू देखते हैं कि आखिरकार रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास कैसा है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। देखो हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन क्या है, CH3 और CH3, सामने क्या है हमारे पास Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो आपको अच्छे से पता है जब कुछ भी मेंशन ना किया हो कौन एक्सेस में है, तो आप वहां पर मोनो हेलोजनेशन ही मान के चलने वाले हो। CH3 CH2 और यहां पर Br, और फाइनली ये आपके पास एक ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का आपके पास जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म भी कैसा होगा, 3 स्टेप में होगा। मैंने आपको बताया था जब भी कोई आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वो हमेशा 3 स्टेप में होती है, जिसमें इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चेन इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है, जहां पर आपके पास क्या है, यहां पर Br। अगर आप यहां पर फोटोकेमिकल कंडीशन ले लो H न्यू, या फिर आप हीटिंग कंडीशन ले लो, थर्मल कंडीशन ले लो, तब भी आपके पास यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले Br डॉट
और Br डॉट का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब यहाँ पर हमने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल समझ लिया कि आखिरकार किस तरीके से होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जब भी आप फ्री रेडिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कब कब फ्री रेडिकल बनता है और आखिरकार फ्री रेडिकल की बेसिकली मेन रिएक्शंस क्या होती हैं। दो होती हैं, एक कॉम्बिनेशन और एक डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। जो दूसरी बात है हमारे पास वो है चेन प्रोपगेशन। रिपीटेशन ऑफ साइकिल होती है चेन प्रोपगेशन में। अब चेन प्रोपगेशन में आपके पास क्या है, जो सामने सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है आपके सामने CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ सामने क्या है आपके पास Br डॉट, इस तरीके से आएगा सामने, इस तरीके से। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस Br डॉट को देखकर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। आपको पता है ये जो एरो है वो एक इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 डॉट और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास HBr, CH3 CH2 डॉट प्लस यहाँ पर आ जाएगा HBr। अब इसी स्टेप में क्या होने वाला है, जो CH3 CH2 डॉट है वो फिर ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से टकराएगा Br2 से। इस Br2 को मैं ऐसे ना लिखने की वजह इस तरीके से लिख सकता हूँ, जहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस Br का एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिलकर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर Br और फाइनली यहाँ आ जाएगा क्या, Br डॉट। तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया, चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपगेशन, जिसमें आपके पास ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फैक्टर, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप होता है वो तीसरा स्टेप होता है आपके पास चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, जितने भी आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्म हुए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे आपस में कंबाइन कर जाएंगे, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने के भी चांसेस रहेंगे यदि वो बल्की पार्ट है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, CH3 CH2 डॉट प्लस CH2 डॉट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि आपस में कंबाइन कर जाएं और कंबाइन करके आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या जाएगा CH3। और एक पॉसिबिलिटी और है कि आपस में क्या कर जाएं, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएं। मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में समझाया था कि आखिरकार डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे होती है और इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास फ्री रेडिकल की कुछ ऐसी हो सकती है, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर इस तरीके से Br फ्री रेडिकल है, और अगर यहाँ पर Br फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर Br। और अगर मैं एक और लास्ट पॉसिबिलिटी की बात करता हूं तो आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल है और यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा, आपके पास Br2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ओवरऑल मैकेनिज्म होती है। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार हमने इस मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट बात क्या निकाली। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हम लोग यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट की भी बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से सबस्ट्रेट है और मैं Cl डॉट लेके आ रहा हूँ। अब जो आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इस H के साथ कंबाइन करके, मतलब यहाँ पर सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी है आपके पास ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो, और Cl डॉट के सामने एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास ये वाला फ्री रेडिकल फॉर्म हो। ये बात तो पक्की है कि जैसे ही आपके पास एल्केन सबस्ट्रेट के सामने क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा वहां पर ये भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में बदल जाएंगे। ये हो जाता है आपके पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल और ये हो जाता है आपके पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब मेरा सवाल आप लोगों से बस इतना सा है कि आखिरकार रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा। तो याद करो, जस्ट मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था जहां पर आपके पास दो तरह के डिफरेंट H होते थे, दो प्रोडक्ट आए थे, तो वो यही था। तो आपके पास तो एक तो Cl यहां लग जाता था
और एक Cl यहाँ लग जाता था। तब हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अच्छे से कि मेजर कौन सा होगा, लेकिन अब हम अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास जो बनने वाला फ्री रेडिकल है जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वहां पर वह प्रोडक्ट जल्दी भी बनेगा और मेजर भी बनेगा। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। हम लोगों ने एक थंब रूल पढ़ा हुआ है ना कि कोई भी रिएक्शन होती है, यदि वो रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाती है तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट भी बनता है और उतना ही ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो दोनों ही बातें हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। तो हम बोलेंगे यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH ClCH3, और यहां से आपके पास यहां से ये लगा दोगे इस तरीके से, मैं बता देता हूं CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये तो आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और वह वाला प्रोडक्ट क्या था आपके पास, माइनर था। तो ये बातें आपको यहां से निकालनी थी। अब इस मैकेनिस्टिक पार्ट के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ओवरऑल ऑर्डर ऑफ आपके पास एल्केन का क्या रहेगा, मतलब डिफरेंट H हटाकर जो फ्री रेडिकल बनेगा उसका क्या रहेगा। और उसके बाद फिर हम एक बात करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट हैलोजेंस आ जाएं, जैसे F2 आ जाए, Cl2 आ जाए, Br2 आ जाए, I2 आ जाए, उनके केस में हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की। देखो, हम रिएक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट H की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास यदि सबस्ट्रेट में क्या हो, डिफरेंट H हो, और हमारे पास क्या हो, डिफरेंट सबस्ट्रेट हो। और एक हम बात करते हैं मोनो हैलोजेनेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए हमारे पास जो X2 है, X2 मतलब हैलोजन है, उनकी आखिरकार रिएक्टिविटी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट H के केस में। अब डिफरेंट H के केस में आपके पास सबस्ट्रेट डिफरेंट होंगे, तो ये जो पूरी बात है ये डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितनी ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल रही होगी तो वहां पर उसका रेट भी सबसे ज्यादा रहा होगा। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक बेंजाइलिक H है। मैं सारे ही H को क्या करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मैं एक H और सर्कल कर देता हूँ। तो ये H आपका क्या है, बेंजाइलिक H है, मतलब नाम लिख देते हैं। यहाँ पर आपके पास बेंजाइलिक H है, यहाँ पर आपके पास एलाइलिक H है। ऐसे ही अगर मैं और बात करता हूँ, 3 डिग्री H भी रहा होगा, 2 डिग्री H भी रहा होगा, और 1 डिग्री H भी रहा होगा। ये तो आप समझ रहे हो, 3 डिग्री H का मतलब किसी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री H का मतलब किसी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, और 1 डिग्री H का मतलब किसी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और ऐसे ही लास्ट में आपके पास एक विनाइलिक H भी हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये सारे के सारे डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं। अब डिफरेंट सबस्ट्रेट में सबसे रिएक्टिविटी होती है बेंजाइलिक H की, फिर होती है एलाइलिक H की, फिर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में होती है हमारे पास विनाइलिक H। क्योंकि मैंने ये किस बेसिस पर बताया, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बेसिस पर बताया। बेंजाइलिक H की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है, आप खुद सोचो। अगर हम यहाँ पर होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे तो आपके पास ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, और ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जाकर स्टेबलाइज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 3 डिग्री H में हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव लगेगा तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस के बाद हमें एक ओवरऑल ऑर्डर पता है, जो स्टेबिलिटी का हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर होता है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस, फिर देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। उसी के बेसिस पर मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं मोनो हैलोजेनेटेड यदि प्रोडक्ट हो, मतलब मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यदि हमारे पास सेम टाइप ऑफ H रहा हो। जब हम सेम टाइप H की बात करेंगे तभी तो हम बोलेंगे मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट है। और X2 की हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो X2 में हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है, एक तो F2 आ जाता है, एक Cl2 आ जाता है, एक Br2 आ जाता है, और एक I2 आ जाता है। इनकी हमें बात करनी है। देखो, जब हम F2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
और कोई भी रिएक्शन अगर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पर एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा रिलीज्ड, तो ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट रिएक्शन हो जाती है, मतलब यहाँ पर एक्सप्लोजन के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम ज्यादातर केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन हम लोग अवॉइड करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, पहले इसको लैब में अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाते हैं। पेपर पे आप कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन जो चीज रियल में एग्जिस्ट करे, जो हो पाए, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो, उसी चीज की हम बात करते हैं। और हाईली एक्सोथर्मिक है। वहीं पर जो आयोडीन की केमिस्ट्री है ये कैसी है, ये रिवर्सिबल नेचर की है। अगर ये रिवर्सिबल नेचर है तो हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन हमारे पास कैसी है, बहुत ही स्लो है। ये वाली बात हो गई। तो अगर मैं सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है F2 की, फिर होती है Cl2 की, फिर Br2 की और लास्ट में I2 की। ये बात मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, जो आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा। जिस फ्री रेडिकल की साइज छोटी, उस फ्री रेडिकल की आपके पास रिएक्टिविटी ज्यादा, ये आपने पढ़ा होगा। साइज छोटी तो मतलब मैं बोल सकता हूं यहां से स्टेबिलिटी कम, और अगर स्टेबिलिटी कम तो आपके पास रिएक्टिविटी ज्यादा। देखो ये वाला केस थोड़ा अलग है, जब आपके पास सेम तरह का फ्री रेडिकल हो, जहां पर आप कार्बन फ्री रेडिकल की बात कर रहे हो, तब वहां पर आप क्या चेक करते हो, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। लेकिन यह आपके पास कार्बन फ्री रेडिकल नहीं है, ये डिफरेंट फ्री रेडिकल है, हेलोजन फ्री रेडिकल्स है, तो इसमें अपना केमिकल बॉन्डिंग का ही फंडा लगने वाला है। जहां पर आपके पास स्टेबिलिटी कम, वहां पर आपके पास रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अब हम कैसे बात कर रहे हैं, आप सबसे पहले इनसे क्या बनाओगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे, F डॉट, Cl डॉट, Br डॉट, I डॉट। इनका साइज चेक करोगे तो F डॉट का साइज बहुत छोटा है, I डॉट का साइज बहुत बड़ा है। अगर F डॉट का साइज बहुत छोटा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि हमें पता है जो फ्री रेडिकल होती है उनकी स्टेबिलिटी साइज पर डिपेंड करती है, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। और अगर स्टेबिलिटी कम F2 के केस में तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो ये तो हमारे पास ऑर्डर आ गया। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर ना ही हम F2 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ना ही हम I2 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास बचा क्या, Cl2 और Br2। तो बेसिकली हम लोग जो हेलोजन में X2 की जगह लेते हैं, या तो हम Cl2 लेते हैं या फिर हम Br2 लेते हैं, F2 और I2 की नहीं लेते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आखिरकार क्या है, आप यदि कोई इस तरीके से रिएक्शन करवाओगे और सामने आपके पास क्या है, I2 है, तो यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, RCH2I प्लस HI। लेकिन दिक्कत ये है, जो HI है ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये वापस मिक्स करके क्या कर देगा, रिएक्शन को रिवर्सिबल नेचर का कर देगा। और रिवर्सिबल नेचर होने के कारण ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इसकी भी स्टडी नहीं करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो बात बचती है वो सिर्फ किसकी बचती है, Cl2 और Br2 से रिलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा, यहां पर आपके पास क्या है, इस तरीके से एक है CH2H, यहां पर है Cl2HR1। ऐसे ही आपके पास हम यहां ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर है Cl2H न्यू, या फिर आप कोई एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल ले लो, CH3C, CH3, यहाँ पर CH3 और ये Cl2H, यहाँ पर है R2। अब इन दोनों में आपको रेट बताना है, मतलब दोनों ही केस में आप सेम टाइप ऑफ H हटाने वाले हो। किस H की बात कर रहे हैं, इस H की बात कर रहे हैं, इस H की बात कर रहे हैं, तो आपके पास मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इनमें रेट किसका ज्यादा होगा, तो हमें पता है R1 इज ग्रेटर देन R2। रीजन क्या है, क्योंकि बनने वाला फ्री रेडिकल यहाँ पर ज्यादा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज एज कंपेयर टू इसके। तो ये ओवरऑल कहानी हमारे पास होती है रिएक्टिविटी की। अब यहाँ से ही रिलेटेड एक टॉपिक होता है सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। देखो हमें पता है Cl2 और Br2 ही हमारे पास हेलोजेनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन इनके बेसिस पर भी एक पूरी टेबल होती है, जहां पर एंड में कंक्लूजन ये आता है कि Cl2 ज्यादा रिएक्टिव होता है और Br2 ज्यादा सेलेक्टिव होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी की। चलो हम समझते हैं। तो
अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। हम लोगों ने अभी बात किया कि जो हैलोजेंस होते हैं उसमें F2 और I2 रिएक्टिविटी एक तरीके से उनकी हम मानते ही नहीं है, मतलब हम उसको इस रिएक्शन में काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, अगर Cl2 और Br2 है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। तो ये आपके पास एक टेबल होती है जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर आप इस सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी को बता पाओगे। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन से आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है और यहाँ पर आपके पास क्या है, Cl2 है और HNO है। तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा और एक आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके का। पॉइंट समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। अब देखो, जब देखा गया हमें तो इसका जो परसेंटेज आ गया है वो आया था 63.3 और यहाँ पर जो इसका परसेंटेज आया था वो आया था समथिंग 36.7%, जो कि जाहिर सी बात है इसका मेजर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन जब हमने एक और क्वेश्चन को देखा और उस क्वेश्चन में हमने बात की वहां पर ब्रोमीन की रिएक्शन की, यहाँ पर हमारे पास क्या है, Br2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, HNO है। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा Br और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Br। तो ये देखा गया कि यहाँ पर जो आपके पास परसेंटेज था वो ग्रेटर देन 99% था और यहाँ पे आपके पास ट्रेसिस में मिला था, मतलब बहुत ही कम अमाउंट मिला था। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे इन दोनों ही के परसेंटेज को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक अच्छा खासा परसेंटेज है इस वाले प्रोडक्ट का, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब इस वाले केस में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी लग रहा है, रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा जल्दी होने की वजह से यहाँ पर इसका भी प्रोडक्ट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आराम से, बहुत ही सही तरीके से क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिविटी आ रहा है कि जो आपके पास सही में स्टेबल था उसी को सबसे ज्यादा मेजर लाया गया है। तो पॉइंट ये है कि आखिरकार ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हुए, तो परसेंटेज यहां से कैलकुलेट होंगे। जैसे मान लो आपको इसका निकालना है तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, तो आप लोग अगर 1 डिग्री हो तो इस वाले फॉर्मूले का जितने आपके पास 1 डिग्री H एटम है उनको ऊपर रखो। जैसे 1 डिग्री H एटम यहाँ पर कितने हैं, 9 है, उनको ऊपर रख दिया और यहाँ पर Cl का 1 डिग्री H एटम का कितना है, 1, तो 9 × 1 हो जाएगा अपॉन कितने डिफरेंट तरह के H हैं उनकी आप यहाँ पर सेलेक्टिविटी देख लो। तो उसके बेसिस पर आपके पास परसेंटेज तो यहाँ ये टेबल और इस फॉर्मूले से आ जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये था कि आखिरकार इससे बात क्या निकल के आ रही है, तो बात यही निकल के आ रही है जब हम Cl की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है और जब हम Br की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। पापा और मम्मी दो लोग सब्जी लेने गए, ठीक है, तो पापा है वो जल्दबाजी में सब्जी लेके आ जाएंगे, कैसी भी आ जाएगी, लेकिन मम्मी बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, सेलेक्टिविटी के साथ चीजें लेके आएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप इसी चीज को उससे रिकॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, सेलेक्टिविटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और ज्यादा इसको दिल पर नहीं लेना, खो नहीं जाना इसके अंदर, बस आपको इन दोनों को ध्यान रखना है और आप इस तरीके से डिफरेंट सबस्ट्रेट की बात कर सकते हो। मान लो मैं अगर आपको क्वेश्चन होमवर्क देता हूं और होमवर्क में क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर आपके पास क्या है, Cl2 और HNO है, तो आपके पास दो प्रोडक्ट आने वाले हैं, दोनों ही प्रोडक्ट का आप लोग परसेंटेज निकालना। तो आप देखना उन दोनों ही परसेंटेज में ज्यादा गैप नहीं होगा, कम गैप होगा। वो कम गैप किसकी वजह से है, रिएक्टिविटी की वजह से है। तो ये होता है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। अब हम एक लास्ट पॉइंट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करूंगा। अब हम इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। देखो ध्यान समझना, आपके पास सामने क्या है, Cl2 HNO है, तो सबसे पहले इसको किसकी तलाश होगी, जितने भी आपके पास क्या है, डिफरेंट H हैं। तो सबसे पहले आप ये क्या करो, डिफरेंट H को तलाशा करो। देखो ये वाला H डिफरेंट है, ये इसके साथ सेम आ जाएगा। ये वाला H यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपके पास तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, पहला प्रोडक्ट। उसके बाद आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा वो यहाँ पर Cl आ जाएगा।
तीसरा प्रोडक्ट हो जाएगा वो आपके पास यहाँ पर Cl आ जाएगा, और जो लास्ट वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से Cl आ जाएगा। तो ये तो आपके पास स्टार्टिंग में 4 मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट हैं जो कि आपस में सारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 4। लेकिन अगर आप आइसोमर्स जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं अगर उनको इंक्लूड करोगे तो अब आपको देखना होगा कायरल सेंटर। अगर आप इस सेंटर पे देखोगे तो क्या कायरल सेंटर है, नहीं है। इस सेंटर पे देखोगे तो यहाँ पर कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर का मतलब होता है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पर चारों ही जो ग्रुप होते हैं वो चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो वहां पर कायरल सेंटर होगा। और जहां पर भी कायरल सेंटर होता है तो उसके साथ उसका क्या होगा, एक एनेंशियोमर भी होगा। यहाँ पर बात करते हैं, क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप क्या है, सेम है। बाकी सब तो आप चेक कर सकते हो। इस वाली पोजीशन पर आप देखो, यहाँ पर देखो कायरल सेंटर है आपके पास, तो यहाँ पर भी आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एनेंशियोमर आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाले केस में कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो अगर हम इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स करते हैं तो 2 यहाँ से 4, यहाँ से 5 और 6 आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हो जाते हैं। जैसे ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या जोड़ देते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, वहां पर आपको एनेंशियोमर्स का, डायस्ट्रोमर्स का, रेसिंग मिक्सचर का, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप जितने भी डिफरेंट एच होते हैं उसकी जगह हेलोजन लगाओ, फिर आप चेक करो यदि कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो हर कायरल सेंटर के जनरेट होने पर आपको 2 स्टीरियोआइसोमर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाउ मेनी मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने तरह के मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितने तरह के आपके पास डिफरेंट एच होंगे। इस वाले सवाल में देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक तरह का ही एच है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा CH3Cl। इस वाले में बात करते हैं तो ये दोनों एक ही तरह के एच है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा CH3CH2Cl। इस सवाल को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ये वाला एच डिफरेंट है, ये वाला एच डिफरेंट है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, CH3CH2Cl प्लस एक पॉसिबिलिटी आपके पास हो जाएगी CH3Cl और यहाँ पर CH3। तो आपके पास जितने तरह के डिफरेंट एच होते हैं उतने ही आपके पास मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले केस में बात कर रहा था तो आपके पास 4 तरह के डिफरेंट एच थे, तो 4 मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल थे। अगर आपको स्टीरियोआइसोमर्स इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है तब इंक्लूड करना। ठीक है, इस वाले सवाल की बात करते हैं। इस वाले सवाल में क्या है, आपके पास ये सारे ही तरह के एच यहाँ पर क्या है, सेम है, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये देखो, ये आपके पास थोड़ा सहज टाइप का लग रहा होगा, तो यहाँ पर ये जितने भी आपको कार्बन दिख रहे हैं ये सब कार्बन एक ही तरह के हैं, भले ही उनका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से किया है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ही तरह के एच होने के बावजूद यहाँ पर इसके पास एक ही तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करना और आंसर कमेंट में बताना। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है आपके पास और सामने है Cl2H2, तो आपको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं। जैसे ही आपके पास ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट आ जाता है तो आपको उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।